प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानी सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है कि किस तरह से एक सौदागर की बेटी शहजादी बन गई और किस तरह से बादशाह के जवान बेटे को जादूगर ने छोटा बच्चा बना दिया। फिर सौदागर की बेटी ने ऐसा क्या किया कि बादशाह ने गरीब सौदागर की बेटी की शादी अपने शहजादे बेटे के साथ करा दी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्यारे दोस्तों, पुराने वक्त की बात है। मुल्क मिस्र में एक ताजिर रहता था जिसका नाम अली बाबा था। अली बाबा हीरों और मोतियों की तिजारत किया करता था और दूर दूर के मुल्कों में उसका माल जाता था और बड़े बड़े मुल्कों के बादशाह, शहजादे और बड़े बड़े अमीर लोग उसके ग्राहक थे। अली बाबा ताजिर के दो बेटा थे और एक बेटी थी। बेटी सबसे छोटी थी, इसलिए वह सबकी लाडली और प्यारी थी। उसका नाम नाजो था, लेकिन सब उसे प्यार से शहजादी कहते थे। वह थी भी शहजादी की तरह खूबसूरत। चूंकि अली बाबा ताजिर के पास बेहद दौलत थी, इसलिए वह रहती भी शहजादी की तरह ही थी। लेकिन बहरहाल वह थी तो ताजिर की बेटी, मगर बचपन से उसे शहजादी और शहजादे की कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए वह अपने आप को शहजादी समझती थी। जब वह बड़ी हुई तो बड़े बड़े ताजिर की तरफ से उसके लिए शादी के पैगाम आने लगे, लेकिन नाजो ने सबसे शादी करने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वह शहजादी है, इसलिए वह किसी शहजादे से शादी करेगी। उसके भाइयों और बाप ने उसे बेहद समझाया, लेकिन नाजो अपनी जिद की पक्की थी। उसने किसी की भी बात ना मानी। नाजो की मां की नाजो के बचपन में ही मौत हो चुकी थी। अब नाजो अपने भाइयों के रहमो करम पर थी। उसके सब भाइयों की शादियां हो चुकी थीं और वह सब अपने अपने घरों में खुश थे, जबकि नाजो नौकरों के साथ अपने बाप के घर में अकेली रहती थी। उसके भाइयों ने उसे अपने पास रहने के लिए कहा, लेकिन नाजो ने इनकार कर दिया। उसकी जिद्दी तबीयत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सब उससे परेशान हो गए। वह सब उसे नकली शहजादी कहने लगे, इसलिए वह हर वक्त यही सोचती रहती थी कि वह किसी तरह असली शहजादी बन सकती है, लेकिन उसके जहन में कोई तरकीब नहीं आती थी। एक रोज वह अपने कमरे में खामोश बैठी हुई थी कि उसकी मुलाजिम अंदर दाखिल हुई और कहने लगी, शहजादी हुजूर, एक बूढ़ी औरत आपसे मिलना चाहती है। मुलाजिम ने बाकायदा झुककर सलाम करते हुए कहा, क्योंकि नाजो ने सब मुलाजिमों को यही हुक्म दे रखा था कि वह उसे शाही अंदाज में सलाम किया करें और उसे शहजादी हुजूर कहा करें। नाजो ने कहा, कौन है वह बूढ़ी औरत और क्यों हमसे मिलना चाहती है? नाजो ने शहजादियों की तरह बात करते हुए कहा। नौकरानी ने कहा, उसका कहना है कि वह आपके फायदे की कोई बात बताना चाहती है। नाजो कहने लगी, अच्छा, भेज दो उसे। और मुलाजिम एक बार फिर सलाम करके वापस चली गई। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत लाठी टेकते हुए अंदर दाखिल हुई। उसने नाजो को सलाम किया। नाजो ने सलाम का जवाब लेने के बाद कहा, बैठो बड़ी बी, और मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मुझसे क्यों मिलने आई हो। मेरा नाम मुमताज है, मैं दूसरे मुल्क की रहने वाली हूँ। एक काफिले के साथ यहाँ आई थी। मैं तुम्हारी मरहूम माँ की दूर की रिश्तेदार भी हूँ। तुम्हारे बड़े भाई के घर ठहरी हुई हूँ, क्योंकि वह एक बार तुम्हारी माँ के साथ हमारे घर आया था। मेरे बेटे भी मोतियों और हीरों की तिजारत करते हैं। हम भी खानदानी ताजिर हैं। मुझे यहाँ आकर तुम्हारे मुतालिक मालूम हुआ कि तुम्हें शहजादी बनने का शौक है, तो मैं तुमसे मिलने आ गई। नाजो कहने लगी, अगर आप मेरी माँ के रिश्तेदार हैं तो फिर आप मेरी बुजुर्ग हुई। मुझे आपकी आमद से बहुत खुशी हुई। आप जब तक यहाँ रहे मेरे पास ही ठहरे। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, बेटी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। अगर तुम हिम्मत करो तो तुम नकली के बजाय असली शहजादी भी बन सकती हो, और तुम्हारी शादी एक खूबसूरत और बहादुर शहजादे से हो सकती है, जो वली अहद भी है, इसलिए वह बादशाह भी बन जाएगा। इस तरह तुम शहजादी के बाद मल्लिका भी बन सकती हो। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर नाजो बहुत खुश हुई और बोली, वह कैसे बूढ़ी? अम्मा, मुझे बताओ कि यह सब कुछ कैसे हो सकता है। बेटी, तुम्हारे मुल्क मिस्र से कई हजार दूर पर एक और मुल्क है जिसे मुल्क शाम कहते हैं। छोटा सा मुल्क है, बहुत खूबसूरत और खुशहाल। वहाँ के लोग भी बहुत बहादुर, खुशहाल और अच्छे हैं। वहाँ के बादशाह की कोई औलाद नहीं, अलबत्ता उसके भाई का एक बेटा है जिसका नाम शहजादा जानदार है। बादशाह का भाई जवानी में ही फौत हो गया था,
इसलिए बादशाह ने शहजादा जानदार को पाला और उसे वलीअहद बना दिया। लेकिन आज से 2 साल पहले की बात है। एक बार वह अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार करता हुआ फिर रहा था कि वहां से एक जादूगर भी गुजरा। उस जादूगर ने शहजादे के शिकार को उससे जबरदस्ती छीनना चाहा। उस पर शहजादे ने उसे मना किया तो जादूगर को गुस्सा आ गया। उसने जादू के जोर से शहजादे को नौजवान से बच्चा बना दिया और फिर अपने एक खास परिंदे को हुक्म दिया कि वह शहजादे को उठाकर किसी वीराने में फेंक आए। चुनांचे वह परिंदा, जो सब्ज रंग का था और जिसकी दुम किसी अजूबे की जैसी थी, शहजादे को अपने परों पर बिठाकर ले गया और उसने शहजादे को बहुत दूर वीराने में ले जाकर फेंक दिया और जादूगर के चक्कर लगाता हुआ वहां से गायब हो गया। शहजादे के साथी बेचारे रोते पीटते वापस आए तो बादशाह बहुत परेशान हुआ। उसने फौरन शाही जादूगर को बुलाकर उससे पूछा तो शाही जादूगर ने हिसाब करके बताया कि इस जादूगर का नाम असद जादूगर है। उसके गले में हर वक्त एक इंसानी खोपड़ी लटकी रहती है और वह अपने सर पर एक सांप को लपेटकर उसकी पगड़ी बनाकर पहनता है। वह बहुत ताकतवर जादूगर है, इस कदर ताकतवर कि मुल्क ए शाम का शहंशाह इसकी साया से भी डरता है। ऐसा जादूगर काले पहाड़ों के अंदर एक शानदार महल में बादशाहों की तरह रहता है। सब्ज परिंदा इसका खास परिंदा है जिसे वह आज़ाद परिंदा कहता है। असल में यह परिंदा एक बड़ा ताकतवर राजा है जिसे असद जादूगर ने परिंदे की शक्ल दे दी है। यह परिंदा फूंक मारकर चट्टानों को अपनी जगह से हिला देता है। शाही जादूगर ने बताया कि इस परिंदे ने शहजादे को मुल्क चीन के वीराने में जाकर फेंका है और शहजादा वहां एक घर में मौजूद है। यह सुनकर बादशाह ने फौरन सिपाहियों का एक तेज रफ्तार दस्ता मुल्क चीन की तरफ रवाना कर दिया। मुल्क चीन से ज्यादा बस कुछ ही दूरी पर वह जगह मौजूद है। चुनांचे सिपाही मुसलसल सफर करते हुए आखिरकार यह 3 रोज बाद इन वीरान में पहुंच गया जहां शहजादा जानदार एक घर में छुपा हुआ था। शहजादे ने जब अपने साथियों को पहचान लिया तो वह उनके साथ अपने मुल्क में वापस आ गया। फिर बादशाह ने इस जादूगर के खात्मे और शहजादे के ठीक होने के लिए शाही जादूगर को दोबारा हिसाब करने के लिए कहा। तो शाही जादूगर ने हिसाब लगाकर बताया कि इस अंधे जादूगर और इसके अंधे परिंदे का खात्मा कोई औरत कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता। इस पर बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो भी सांप बादशाह और उसके परिंदे का खात्मा करके शहजादे जानदार को उसकी असली हालत में ले आएगी, उसे बादशाह अपनी बेटी बना लेगा। इस तरह वह औरत शहजादी बन जाएगी और फिर इसकी शादी शहजादे जानदार से कर दी जाएगी, जो कि बेहद खूबसूरत और बहादुर और दिलेर शहजादा है। और बादशाह शहजादे की शादी के बाद तख्तो ताज भी उसी के हवाले कर देगा। इस तरह शहजादा मुल्क का बादशाह बन जाएगा और वह औरत मुल्क शाम की मलिका बन जाएगी। बूढ़ी औरत ने नाजो को तफसील बताते हुए कहा। नाजो बड़े गौर से यह सारी बातें सुनती रही। बूढ़ी औरत की बात सुनकर उसकी आंखों में चमक उभर आई। लेकिन बूढ़ी अम्मा, मैं इस असली जादूगर और इस परिंदे का मुकाबला कैसे कर सकती हूं? मैं तो जादू भी नहीं जानती बेटी। अगर तुम यह काम करना चाहती हो तो फिर तुम पहले मुल्क के शाम जाकर बादशाह और शहजादे से मिलो। उन्हें बताओ कि तुम यह काम करने के लिए तैयार हो। उसके बाद तुम लोग साथ रहने वाले एक बूढ़े आदमी जिसका नाम सेल्जुक है, उसे तलाश करो। यह बूढ़ा किसी जमाने में बहुत बड़ा जादूगर रह चुका है। फिर इसने जादू करना छोड़ दिया और मुल्क शाम में आकर गुमनामी की जिंदगी बसर करने लगा। सिवाय मेरे और कोई नहीं जानता कि वह बहुत बड़ा जादूगर है। लेकिन मैं यह नहीं जानती कि वह कहाँ रहता है। मगर तुम कोशिश करो तो उसे तलाश कर सकती हो। जब वह मिल जाए तो उसे मेरी यह अंगूठी दे देना और उससे कहना कि वह तुम्हारी मदद करे। मुझे यकीन है कि वह मेरी अंगूठी की वजह से तुम्हारी मदद करने पर तैयार हो जाएगा। अगर वह तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो गया तो फिर तुम यकीनन इस मुहिम में कामयाब हो जाओगी। बूढ़ी औरत ने कहा और उसके साथ उसने अपनी उंगली में पहनी हुई एक कीमती अंगूठी उतारकर नाजो को दे दी। नाजो ने बूढ़ी का शुक्रिया अदा किया। फिर जब वह बूढ़ी औरत वापस चली गई तो नाजो ने उसी वक्त मुल्क शाम जाने की तैयारी शुरू कर दी। इत्तेफाक से एक बड़ा काफिला इन दिनों मुल्क शाम जाने वाला था। चुनांचे नाजो इस काफिले के साथ शामिल हो गई और फिर 1 माह तक सफर करने बाद वह मुल्क शाम पहुंच गई। काफिला एक सराय में रुक गया। नाजो भी उसी सराय में रुक गई क्योंकि मुसलसल सफर करके वह बहुत थक चुकी थी। दूसरे रोज सुबह उठकर उसने गर्म पानी से गुस्ल किया
और अपना बेहतरीन लिबास पहनकर उसने शाही तलवार अपनी कमर से बांधी और घोड़े पर सवार होकर वह शाही महल की तरफ रवाना हो गई। शाही दरबारियों ने पूछा, आपने किससे मिलन? नाजो कहने लगी, मैं बादशाह सलामत से मुलाकात करना चाहती हूं क्योंकि मैं शहजादा जानदार की मदद करने आई हूं। नाजो ने जब यह बात कही तो दरबान ने फौरन उसे बादशाह के कमरे में पहुंचा दिया। बादशाह उससे मिलकर बहुत खुश हुआ। नाजो ने उसे अपने मुतालिक सब कुछ बता दिया तो बादशाह ने उसे इजाजत दे दी कि वह शहजादे जानदार की मदद कर सकती है। फिर शहजादा जानदार को भी बुलाया गया और नाजो यह देखकर हैरान रह गई। वह बिल्कुल 4-5 साल का बच्चा था, लेकिन इसका लिबास शाही था। उसके चेहरे पर भी बेपनाह वकार था। शहजादा जानदार ने अपनी तोतली जुबान में उसका शुक्रिया अदा किया। फिर नाजो बादशाह और शहजादे से इजाजत लेकर शाही महल से वापस सराय में आ गई और उसने बूढ़े सल्जुक यानी वह जादूगर जिससे नाजो को जादू सीखनी थी, उसी बुढ़े जादूगर के बारे में लोगों से पूछना शुरू कर दिया। लेकिन वहां कोई भी बूढ़े सल्जुक को नहीं जानता था। नाजो ने हिम्मत नहीं हारी और मुसलसल सारे शहर में उसे तलाश करती रही और फिर एक रोज वह अपने मकसद में कामयाब हो गई। जब एक बच्चे ने उसे बताया कि बूढ़ा सल्जुक कहाँ रहता है, नाजो उसके मकान पर पहुंच गई। जब वह मकान में दाखिल हुई तो उसने देखा एक बूढ़ा आदमी धूप में बैठा हुआ था। नाजो ने आगे बढ़कर उसे अदब से सलाम किया। बूढ़ा सल्जुक बोला, बेटी कौन हो तुम और कहां से आई हो? नाजो बोली, आपका नाम सल्जुक है। बूढ़ा जादूगर बोला, हां मेरा नाम सल्जुक है। बूढ़े सल्जुक ने हैरत भरे लहजे में कहा, मगर तुम कौन हो और कहां से आई हो? नाजो कहने लगी, यह अंगूठी देखिए। नाजो ने जेब से बूढ़ी की अंगूठी निकालकर बूढ़े सल्जुक की तरफ बढ़ाते हुए कहा और सल्जुक अंगूठी देखकर हैरान हो गया। यह तो मेरी बहन मुमताज की अंगूठी है। नाजो ने कहा, आपने इस अंगूठी को दुरुस्त पहचाना और आपकी बहन ने यह मुझे दी है और मुझे आपके पास भेजा है। नाजो ने मुस्कुराते हुए बूढ़े से कहा, वह मेरी वालिदा के रिश्तेदार हैं। बूढ़ा सल्जुक जादूगर ने कहा, अच्छा अगर तुम्हें मुमताज ने भेजा है तो फिर तो तुम मेरी भी मेहमान हो, मगर बेटी तुमने अपने मुतालिक कुछ नहीं बताया। तो नाजो ने उसे सारी तफसील बता दी और साथ ही उसने शहजादा जानदार और उस अंधे जादूगर और उसके परिंदे के बारे में सारी तफसील बता दी। यह सारी बातें सुनकर जादूगर सल्जुक ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मैं समझ गया, तो तुम चाहती हो कि असली शहजादी बन जाओ और फिर शहजादे जानदार से शादी कर लो। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन बेटी इस काम में तुम्हें कुछ हिम्मत करना होगी क्योंकि यह बेइंतहा मुश्किल और कठिन काम है। बूढ़े जादूगर ने कहा, मुझे बताइए बाबा कि मुझे करना क्या है। मुझे यकीन है कि मैं आपकी बताई हुई बातों पर पूरा उतरूंगी। सुनो बेटी, असद जादूगर बेइंतहा ताकतवर और सिफाती जादूगर है। यह तो उसने शहजादा जानदार के साथ नरमी बरती है कि उसे सिर्फ बच्चा बना दिया, वरना वह चाहता तो उसे हलाक भी कर सकता था। इस ताकतवर जादूगर का महल मुल्क शाम की शुमार मशरिक में काले पहाड़ के अंदर है। असद जादूगर की जान एक ऐसे सांप में मौजूद है जो जमीन की तह में रहता है। जहां तक इंसान तो इंसान को कोई सांप या कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं पहुंच सकता, और इसके अलावा इसके अगल बगल में जादू के 4 हिसार भी कायम किए गए हैं, इसीलिए कोई जादूगर भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। यह बातें सुनकर नाजो ने मायूसी वाले अंदाज में पूछा, तो फिर इसका खात्मा किस तरह होगा? सल्जुक जादूगर ने कहा, बेटी मायूस होने की जरूरत नहीं। एक बात ध्यान से सुनो, यह जादूगर खूबसूरत लड़कियों को बहुत पसंद करता है। तुम जवान भी हो और खूबसूरत भी हो। मैं तुम्हें उसके महल के करीब पहुंचा देता हूं। तुम उसके पास जाने की तैयारी करो, वह तुम्हें शादी का पैगाम देगा, मगर तुम उससे शादी करने की हामी इस शर्त पर भर लेना कि वह तुम्हें इस गुलाब का बड़ा कांटा ला दे जो काले समंदर के बीच में खिला हुआ है। वह तैयार हो जाएगा। जब वह गुलाब का कांटा ला दे जो खुद भी स्याह रंग का होगा, तो कांटा लेने के बाद तुम उससे कहना कि तुम जादुई परिंदे पर बैठकर दुनिया का चक्कर लगाना चाहती हो। वह मजबूरन इसकी इजाजत भी दे देगा। जैसे ही तुम इस परिंदे पर बैठो, तुम उसके सिर पर मौजूद कलंगी के अंदर स्याह कांटा चुभोना। जैसे ही कांटा उस परिंदे की कलंगी में छुपाया जाएगा, आजाद परिंदा जादूगर के बजाय तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। तुम उसे हुक्म देना कि वह तुम्हें नीले पहाड़ों के पीछे रहने वाले नीले जिन्न के पास ले जाए। मैं तुम्हें एक अंगूठी दूंगा। तुम ये अंगूठी
इस नीले जिन्न को दे देना। नीला जिन्न तुम्हारी मदद करेगा और आइंदा जो कुछ भी तुमने करना हो वह तुम्हें नीला जिन्न ही बताएगा। बूढ़े जादूगर सलजुक ने नाजो को सारी तफसील बता दी। नाजो ने कहा, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूं। तो सलजुक ने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और जादूगर सलजुक ने नाजो से अंगूठी देते हुए कहा, एक बात और भी बता दूं कि मेरी अंगूठी की मौजूदगी में असद जादूगर जादू की मदद से यह नहीं जान पाएगा कि तुम किस मकसद के लिए काम कर रही हो, इसलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। यह बात सुनकर नाजो बहुत ही खुश हो गई और जादूगर सलजुक से कहने लगी, बहुत शुक्रिया बाबा, मुझे बस यही चीज का खतरा था कि कहीं वह जादूगर जादू की मदद से मेरे मुतालिक यह ना मालूम कर ले कि मैं किस मकसद के लिए आई हूं। अब मैं पूरी तरह मुतमिन हूं। जादूगर सलजुक ने कहा, अच्छा बेटी, अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूं तुमने अपनी आंखें नहीं खोलनी हैं। सलजुक ने कहा। तो नाजो ने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरे लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे वह तेजी से हवा में उड़ती जा रही हो। इसे अपना जिस्म हल्का फुल्का मालूम होने लगा। न जाने कितनी देर से यही कैफियत महसूस करती रही। अचानक उसके पैरों तले जमीन का एहसास होने लगा। सलजुक बाबा की आवाज सुनाई दी तो नाजो ने अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोल दो बेटी और पूरी होशियारी से काम करो। दूसरे लम्हे वह यह देखकर हैरान रह गई कि वह स्याह रंग के पहाड़ों के सामने खड़ी है और दूर एक शानदार महल भी नजर आ रहा था। अभी नाजो इधर उधर देख रही थी कि अचानक उसने आसमान पर से साई की आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा तो एक बहुत बड़ा परिंदा तेजी से नीचे आता दिखाई दिया। इसने जल्दी से अपने कमर से बंधी हुई तलवार निकाल ली। परिंदा काफी नीचे आ गया और नाजो यह देखकर हैरान रह गई। यह वही ऐसा परिंदा था और इसने अपने पंजों में शहजादा जानदार को भी पकड़ा हुआ था। उसकी दुम मिसाइल की तरह हवा में लहरा रही थी और उसके पैर बहुत बड़े बड़े थे। इतने में नाजो के कानों में आवाज गूंजने लगी कि यह तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। नाजो बेटी, यह परिंदा असली नहीं और इसके पंजों में शहजादा जानदार नहीं बल्कि जादू का पुतला है। यह शहजादे को नीचे फेंके, लेकिन तुम खुद ही शहजादे की गर्दन पर तलवार का वार कर देना। इस तरह जादूगर समझ जाएगा कि तुम शहजादा जानदार की खातिर यहां नहीं आई, क्योंकि उसे भी इल्म है कि बादशाह ने इसके बारे में ऐलान कर रखा है। सलजुक बाबा की आवाज नाजो के कानों में गूंजी और नाजो ने तलवार को ऊपर उठा लिया। शहजादा जानदार को उठाए परिंदा अब काफी नीचे आ गया। शहजादा जानदार वाकई जीता जागता बच्चा नजर आ रहा था। नाजो ने तलवार वाला हाथ ऊपर उठाया। उसी लम्हे परिंदे ने दहशतनाक आवाज निकालते हुए शहजादा जानदार को नीचे फेंक दिया। शहजादा नीचे गिरकर इसी तरह उछलकर खड़ा हुआ जैसे इसके जिस्म में हड्डियां मौजूद ही ना हो। इसने मदद मदद पुकारना शुरू कर दिया और नाजो की तरफ भागा, लेकिन दूसरे लम्हे नाजो की तलवार वाला हाथ तेजी से घूमा और शहजादे की गर्दन कटकर एक तरफ जा गिरी। उसके साथ ही एक खौफनाक धमाका हुआ और हर तरफ स्याह रंग का धुआं सा फैल गया। जब धुआं खत्म हुआ तो नाजो ने देखा वहां ना कोई परिंदा था और ना शहजादा और ना जानदार की लाश। हर तरफ वीरान पहाड़ियां नजर आ रही थीं। नाजो ने तलवार की धार को देखा तो उस पर खून का कोई निशान भी ना था। नाजो ने जानबूझकर बुदबुदाते हुए कहा ताकि जादूगर समझ जाए इसका ताल्लुक शहजादे जानदार से नहीं है। चंद लम्हों बाद एक धमाका हुआ और फिर अचानक आसमान से जिस तरह बिजली गिरती है इसी तरह सफेद रंग की एक लहर सी गिरती दिखाई दी। उसके बाद वहां एक नौजवान खड़ा नजर आने लगा जिसके सर पर सांप की पगड़ी बंधी हुई थी। नाजो समझ गई कि यही वह जादूगर है। उसने हंसते हुए कहा, बड़ी बेरहम हो लड़की, मासूम बच्चों को भी कत्ल कर देती हो। नाजो कहने लगी, तुम कौन हो? क्या सांप बादशाह हो? नाजो ने हैरान होकर पूछा तो वह कहने लगा, मेरा नाम दमिश्क है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जादूगर हूं। क्योंकि सांप भी मेरे जादू का हिस्सा है इसलिए मुझे ऐसा जादूगर भी कहा जाता है। अजनबी जादूगर ने पूछा, मगर तुम कौन हो और यहां कैसे आई हो? नाजो कहने लगी, मेरा नाम नाजो है। मैं मुल्क मिस्र के ताजिर की बेटी हूं। मुझे शिकार का शौक था। मैं शिकार करने इधर आई थी लेकिन रास्ता भूल गई और फिर इधर वीरान में निकल आई। इतने में एक बहुत खौफनाक किस्म का सफेद रंग का परिंदा एक बच्चे को उठा ले आया। उसने बच्चे को नीचे फेंका। बच्चा मेरी तरफ आने लगा। वैसे तो बड़ा मासूम सा बच्चा लग रहा था लेकिन उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि मैं खौफजदा हो गई।
मैंने उसे हलाक कर दिया। और फिर एक धमाका हुआ और परिंदा और बच्चा ना जाने कहाँ गायब हो गए। नाजो ने बड़े दिलेर लहजे में बात करते हुए कहा। तो जादूगर हंस पड़ा। तुम बहादुर भी हो और अक्लमंद भी, खूबसूरत भी हो और जवान भी। मुझे ऐसी ही बीवी चाहिए, वरना तुम्हारे बजाय कोई और औरत होती तो अब तक खौफ के मारे मर चुकी होती। क्या तुम शादीशुदा हो? नाजो ने हंसते हुए कहा। अरे तुम तो कहते हो कि तुम बहुत बड़े जादूगर हो। आज पहली बार कोई ऐसी लड़की मिली है जो ना मेरे सर पर मौजूद सांप पगड़ी से खौफजदा है और ना मेरे गले में लटकी हुई इंसानी खोपड़ी से और ना मेरे जादू से डरती है। तुम वाकई इस काबिल हो कि तुम मेरी बीवी बन सको। लेकिन न जाने क्या बात है कि जब भी मैं तुम्हारा जहन पढ़ना चाहता हूं तो मुझे सिवाय धुएं के कुछ नजर नहीं आता, इसलिए कि मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूं। नाजो मुस्कुराते हुए कहने लगी, वैसे मुझे तुमसे डरने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि तुम कोई शक्ल और सूरत के बुरे नहीं हो। तुम एक खूबसूरत नौजवान हो। जादूगर सोचने लगा कि आज पहली बार किसी औरत के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। जादूगर ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नाजो मुस्कुराते हुए कहने लगी, नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की। हालांकि मेरे लिए बड़े बड़े रिश्ते आए। नाजो ने शर्माते हुए कहा, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरी शादी उस नौजवान से हो जो खूबसूरत होने के साथ साथ मेरी एक शर्त भी पूरी करे। जादूगर ने चौंक कर पूछा, कौन सी शर्त? नाजो बोली, काले समंदर में एक सियाह रंग का गुलाब खिलता है। उसका सबसे बड़ा कांटा जो मुझे लाकर देगा, मैं उससे शादी करूंगी, ताकि मुझे मालूम हो सके कि मेरा शौहर बहादुर भी है। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं यह शर्त पूरी कर दूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हां, क्यों नहीं? नाजो ने शर्माते हुए कहा, बिल्कुल करूंगी, क्योंकि तुम खूबसूरत हो। वो शैतान! जादूगर ने नाजो से कहा, आओ मेरे साथ, मेरे महल में चलो, मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर देता हूं। जादूगर आगे बढ़कर उसने नाजो का हाथ थाम लिया। नाजो ने अपना हाथ न छुड़ाया, बल्कि उसके चेहरे पर शर्म की तस्वीर उभर आई। जादूगर ने कहा, आंखें बंद कर लो। नाजो और नाजो ने आंखें बंद कर ली। फिर थोड़ी देर के बाद जादूगर ने कहा, अब आंखें खोल दो। फौरन ही जादूगर की आवाज सुनाई दी तो नाजो ने आंखें खोल दी और वह यह देखकर हैरान रह गई कि वह एक आलीशान, खूबसूरत और हीरे मोतियों से भरे महल के अंदर मौजूद थी। जादूगर ने मुस्कुराते हुए नाजो से कहा, यह मेरा महल है, तुम मेरी मल्लिका बनकर इस महल पर राज करोगी। उसके बाद जादूगर ने नाजो को अपना पूरा महल दिखाया। वाकई उसने जादू के जोर से इस कदर खूबसूरत महल बनाया था कि शायद कोई बादशाह भी न बनवा सकता। लेकिन नाजो अच्छी तरह जानती थी कि यह सब कुछ जादू का है, मगर वह यह बात शैतान जादूगर पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने भी खुशी और मसर्रत का इजहार किया और उसके महल की तारीफें करती रही। शैतान जादूगर ने कहा, अब रही बात तुम्हारी शर्त, मैं इसे अभी पूरी कर देता हूं। फिर क्या था? नाजो ने उसके साथ मिलकर जोर से ताली बजाई तो दूसरे लम्हे कमरे का जमीन फटा और उसमें से एक स्याह रंग का जिन्नात आया। स्याह जिन्नात जादूगर के सामने झुकते हुए कहा, क्या हुक्म है मेरे आका स्याह जिन्न? जाओ और जाकर काले समंदर के दरमियान खिले हुए स्याह गुलाब के पौधे का सबसे बड़ा कांटा ले आओ। इतना सुनकर काले जिन्न ने कहा, जो हुक्म मेरे आका, इस हुक्म की तामील होगी। मेरे आका जिन्न ने यह कहा और जमीन में गायब हो गया। फिर चंद लम्हों बाद ही वह काला जिन्न दोबारा हाजिर हुआ। उसके एक हाथ में कांटा मौजूद था। इसने वह कांटा हंसते जादूगर की तरफ बढ़ा दिया। यह लीजिए मेरे आका, और कांटा जादूगर के हाथ में देकर वह दोबारा फर्श में गायब हो गया। शैतान जादूगर ने नाजो से कहा, तुम्हारी शर्त पूरी हो गई। और जादूगर ने कांटा नाजो के हाथ में देते हुए कहा, देखा मैं किस कदर ताकतवर जादूगर हूं कि मैंने यह नामुमकिन काम एक लम्हे में कर दिया था। नाजो ने कांटा लिया। यह काफी बड़ा कांटा था। फिर नाजो मुस्कुराते हुए कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी है। अब मैं तुमसे शादी पर तैयार हूं, लेकिन यह शादी 14वीं की रात को हो सकती है। जादूगर चौंक पड़ा और बोला, वह क्यों? नाजो ने बहाना बनाते हुए कहा, इसीलिए कि हमारे खानदान में शुरू से ही रिवाज चला आ रहा है कि शादी 14वीं की रात को होती है, वरना लड़कियां शादी के 1 माह के अंदर ही मर जाती हैं। शैतान जादूगर कहने लगा, अच्छा ठीक है, आज चांद की दूसरी रात है, 12 दिन इंतजार किया जा सकता है, लेकिन इन 12 दिनों में तुम्हें यहां महल में अकेले रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस दौरान जादू की खास इबादत करूंगा।
नाजो नाराजगी से कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अकेली रहकर क्या करूंगी? तुम ऐसा करो कि अपने इस परिंदे से हुक्म देकर कहो कि वह मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे पूरी दुनिया की सैर कराए। इस तरह मेरी पूरी दुनिया की सैर की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और मैं इस महल में अकेली रहकर कोफ्त का शिकार भी नहीं होंगी। जादूगर बोला, ठीक है, परिंदा तुम्हें पूरी दुनिया की सैर करा लाएगा। इस बात पर जादूगर फौरन ही रजामंद हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि परिंदा तुम्हें पूरी दुनिया की सैर करा लाएगा। इस बात पर जादूगर फौरन ही रजामंद हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि परिंदा इसका गुलाम है। वह नाजो को कहीं भी जाने नहीं देगा और इसकी पूरी पूरी हिफाजत भी करेगा। नाजो ने कहा, तो फिर बुलाओ। परिंदे को अंधे जादूगर ने चौंक कर कहा, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? 2-4 रोज आराम कर लो। नाजो बोली, मुझे दुनिया की सैर करने का बेहद शौक है। आज तो मौका मिला है, इसीलिए मैं कोई लम्हा जाया नहीं करना चाहती। शादी के बाद तो मैं हर वक्त तुम्हारी खिदमत करने में गुजार दूंगी। नाजो ने चिकनी चुपड़ी बातें की तो जादूगर उसकी बातें सुनकर बेहद खुश हुआ। फिर कहने लगा, अच्छा आओ फिर महल में चलो ताकि मैं अपने परिंदे को बुलाऊं। शैतान, जादूगर ने यह कहकर, और फिर वह नाजो को हमराह लिए बाहर महल के छत पर आ गया। फिर उसने अचानक अपना हाथ आसमान की तरफ उठाकर कोई मंत्र पढ़ा तो दूसरे लम्हे आसमान की बुलंदियों पर वहीं ऐसा परिंदा उड़ता हुआ दिखाई दिया। वह तेजी से नीचे आता जा रहा था। थोड़ी देर बाद वह महल में आकर उतर गया। परिंदे के मुंह से इंसानी आवाज में आवाज सुनाई दी। फिर कहने लगा, क्या हुक्म है मेरे आका शैतान जादूगर? कहने लगा, यह नाजो है, मेरी होने वाली बीवी। इसे अपनी पीठ पर बिठाकर पूरी दुनिया की सैर कराओ और तुमने इसकी पूरी तरह हिफाजत भी करनी है। वह परिंदा कहने लगा, आप फिक्र ना करें, आका आपके हुक्म की तामील होगी। परिंदे ने जवाब दिया और फिर नाजो को जादूगर ने खुद ही परिंदे की पीठ पर बिठा दिया और उससे कहा, वह परिंदे की गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ ले। नाजो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, यह परिंदा मुझे गिरने नहीं देगा। और फिर परिंदा हवा में उड़ा और बुलंदी की तरफ उड़ता चला गया। उसने अपनी रफ्तार कम कर रखी थी ताकि नाजो गिर ना जाए। नाजो ने कांटा अपने लिबास की जेब में छुपा रखा था। जब वह परिंदा काफी दूर निकल आया तो नाजो ने परिंदे से मुखातिब होकर कहा, ए परिंदे, क्या तुम मेरा हुक्म मानोगे? परिंदे ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ अपने आका का हुक्म मानता हूं। तो नाजो ने जेब से एक कांटा निकाला और दूसरे लम्हे में नाजो ने वह कांटा उस परिंदे की गले में चुभा दिया। परिंदे ने जोर से चीख मारी और उसके जिस्म ने झटका खाया, लेकिन वह जल्द ही संभल गया। नाजो कहने लगी, ए परिंदे, बताओ तुम मेरा हुक्म मानोगे? वह परिंदा कहने लगा, हाँ शहजादी, अब मैं तुम्हारा हुक्म बिल्कुल मानूंगा, मैं तुम्हारा गुलाम हो चुका हूं। परिंदे ने जवाब दिया तो नाजो खुश हो गई। नाजो ने हुक्म देने वाले लहजे में कहा, तो फिर मेरा हुक्म यह है कि मुझे नीले पहाड़ों के पीछे रहने वाले नीले जिन्न के पास पहुंचा दो। परिंदे ने जवाब दिया, हुक्म की तामील होगी मेरे आका। और फिर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। अब उसकी रफ्तार काफी तेज हो गई थी। नाजो ने दोनों बाजू उसकी गर्दन के गिर्द डाल रखे थे और उसकी गर्दन से सिमट गई। परिंदा मुसलसल उड़ता रहा। दरिया, पहाड़, बस्ती, सहरा नीचे से गुजरते रहे। फिर नाजो को दूर से नीले रंग के ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आने लगे। परिंदे ने अपने आप को और बुलंदी पर कर लिया और फिर वह इन पहाड़ों के ऊपर से गुजरता हुआ दूसरी तरफ चला गया। दूसरी तरफ एक बेइंतहा खूबसूरत वादी थी जिसमें नीले रंग का एक काफी बड़ा महल बना हुआ था। परिंदा इस महल के ऊपर पहुंचा था कि नाजो ने देखा कि महल के वासी सहन में एक नीले रंग का देव खड़ा ऊपर परिंदे को देख रहा था। यह मुझे नीचे नहीं उतरने देगा, क्योंकि यह मेरे पहले मालिक दस्ता का जादूगर दुश्मन है। परिंदे ने नाजो से कहा, तुम नीचे उतरो, मैं खुद उससे बात करती हूं। नाजो ने परिंदे से कहा तो परिंदा तेजी से उतरने लगा। मेरा नाम नाजो है, मुझे सल्जुक ने तुम्हारे पास भेजा है, यह परिंदा मेरा गुलाम है। नाजो ने चीख कर कहा तो नीला जिन्न तो चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत की सूरत नजर आने लगी। ठीक है, नीचे उतर आओ, जिन्न ने दहाड़ वाली आवाज में कहा। और परिंदा जिन्न के पास महल के सहन में उतर गया तो नाजो परिंदे की पीठ से नीचे उतर आई। नाजो ने उंगली से अंगूठी उतारकर जिन्न की तरफ बढ़ाते कहा, यह अंगूठी देखो, यह सल्जुक बाबा ने निशानी के तौर पर दी थी। जिन्न ने वह अंगूठी ली और उसे चंद लम्हे से देखता रहा। जिन्न ने शहजादी को अंगूठी वापस करते हुए कहा, यह वाकई मेरे दोस्त की अंगूठी है,
अब तुम मेरी मेहमान हो, आओ मेरे साथ। नाजो ने परिंदे से कहा, तुम यहीं रहोगे परिंदे, जब तक मैं तुम्हें दूसरा हुक्म ना दूं। और फिर वह जिन्न के साथ चलती हुई महल के एक बड़े कमरे में आ गई। नीले जिन्न ने कहा, अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो, यहां क्यों आई हो, और सलजुक मुझसे क्या चाहता है, और तुम इस जादूगर के परिंदे को कैसे यहां ले आई। नाजो ने शुरू से लेकर यहां तक पहुंचने की सारी तफसील बता दी। नाजो, तुम वाकई बहादुर और दिलेर हो। तुमने इस ताकतवर। नाजो उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बेहद खुश हुई। वह परिंदे की पीठ से नीचे उतर आई। शुक्रिया नीले जिन्न, अगर तुम मेरी मदद ना करते तो यह सब कुछ मुमकिन नहीं हो सकता था। नाजो ने जिन्न से पूछा, अब क्या करना है शहजादी। अब हमने इस जादूगर के महल में जाना है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नीले जिन्न ने कहा, तुम परिंदे को हुक्म देना कि वह हमें जादूगर के महल में पहुंचा दे। नाजो कहने लगी, तो फिर आओ, बैठो। नीला जिन्न भी इसके पीछे परिंदे की पुष्ट पर बैठ गया। उसने सांप को गर्दन से पकड़ लिया और कहा, परिंदे, अब हमें इस जादूगर के महल में ले चलो। नाजो ने परिंदे से कहा, हुक्म की तामील होगी मेरी आका। परिंदे ने कहा, और दूसरे लम्हे वह फिजा में उठा और बुलंदी से एक तरफ उड़ता चला गया। काफी बुलंदी पर पहुंचकर उसने अपना रुख बदला और काफी देर मुसलसल उड़ने के बाद दोबारा जादूगर के महल में पहुंचकर नीचे उतर गया। नाजो और नीला जिन्न परिंदे की पूंछ से उतरे उसी लम्हे नीले जिन्न ने हाथ में पकड़े हुए सांप को घुमाकर पूरी कोशिश से परिंदे की कलंगी पर कोड़े की तरह मारा। जैसे ही सांप का जिस्म परिंदे की कलंगी से टकराया और परिंदा गायब हो गया और परिंदा हलाक हो गया। नाजो, बस यूं समझो कि जादूगर की आधी ताकत खत्म हो गई। उसी लम्हे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। फिर जादूगर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। अंधे जादूगर ने चीखते हुए कहा, मक्कार लड़की, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हश्र कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वह संभलता, नीला जिन्न हाथ में पकड़े हुए सांप को कोड़े के अंदाज में उस जादूगर के जिस्म पर मुसलसल मारना शुरू कर दिया। शैतान जादूगर इन जुल्मों से बचने के लिए इधर उधर दौड़ता रहा, लेकिन नीला जिन्न उसे संभलने का मौका ही नहीं दे रहा था कि अचानक नीले जिन्न ने झपटकर जादूगर के सर पर पगड़ी की तरह बंधे सांप को सर से पकड़ा और पूरी ताकत से खींच लिया, जबकि जादूगर चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा। नीले जिन्न ने नाजो से कहा, अब इसका जादू नहीं चल सकता नाजो, जाओ तलवार निकालकर इसे रोको। लेकिन जादूगर वहां रुकने के बजाय तेजी से भागता हुआ महल के अंदर गायब हो गया। नाजो तलवार निकालकर उसके पीछे दौड़ने लगी। नीले जिन्न ने नाजो से कहा, रुक जाओ, रुक जाओ। नीले जिन्न ने जवाब देते हुए कहा, शैतान जादूगर ने अपनी जान सांप से निकालकर अपने अंदर डाल ली है और एक कमरे में बंद हो गया है। अब जादू के मंत्र पढ़ रहा है ताकि वह यहां से गायब हो जाए। अगर वह हलाक हो जाता है तो यह महल भी गायब हो चुका होता। नाजो कहने लगी, लेकिन आपने तो कहा था कि जैसे यह सांप मरेंगे तो जादूगर भी हलाक हो जाएगा। नाजो ने बड़े मायूस लहजे में पूछा। जिन्न ने कहा, मेरा ख्याल था कि ऐसा जादूगर मुकाबला करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने मुकाबला करने के बजाय भागने में ही खैर समझी। और जाहिर है इन हालात में अपनी जान तो सांप में नहीं छोड़ सकता था वह। लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं शहजादी, अब वह हमसे छुपकर कहां जा सकेगा। उसका पगड़ी वाला सांप और उसका आधा परिंदा हलाक हो चुका है। हमने उसे उसके महल में शिकस्त खाकर भागने पर मजबूर कर दिया। हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर जादूगर है वह। नीले जिन्नात ने नाजो को तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन अब वह जादू करके कहीं हमें नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं शहजादी, अब इसका जादू हम पर नहीं चल सकता। अगर उसका जादू चल सकता तो वह यहां आने से पहले ही हमें जादू के जोर पर हलाक कर चुका होता। तुम्हारे पास जो अंगूठी है और मेरे पास बुजुर्ग की दी हुई अंगूठी, अब आओ, अब इसे बाहर निकाले और उसका खात्मा करें। यह कहकर नीला जिन्न नाजो को साथ लेकर महल में घुस गया और फिर उसने हर बंद दरवाजा खोलना शुरू कर दिया। लेकिन पूरे महल में घूमने के बावजूद जादूगर उन्हें कहीं ना मिला। नाजो ने ख्याल आते ही कहा, कहीं वह जिन्नात जमीन में ना गायब हो गया हो। नाजो ने उसे बताया कि किस तरह से काला जिन्न को बुलाकर उसे स्याह गुलाब का स्याह कांटा मंगवाया था। नीले जिन्न ने कहा, लेकिन स्याह जिन्न तो उसका गुलाम होगा, वह हमारे कहने पर तो बाहर नहीं आएगा। नाजो ने कहा, कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। और नीले जिन्नात जादूगर ने स्याह जिन्न को बुलाया।
उसने कमरे में पहुंचकर इसी अंदाज में ताली बजाई जिस अंदाज में जादूगर ने ताली बजाई थी। ताली बजाते ही वहीं स्याह जिन्नात नीले जिन्न और नाजो के सामने आकर झुक गया। नाजो ने हुक्म देने वाले अंदाज में पूछा, जादूगर कहाँ है? वह काला जिन्न कहने लगा, मेरा आका एक सबसे बड़े महल में पहुंच गया है ताकि वहां 40 साल तक इबादत करके एक बार फिर अपनी खत्मशुदा ताकतें दोबारा हासिल करें। नाजो ने काले जिन्न से पूछा, उसे यहां किस तरह लाया जा सकता है? स्याह जिन्न ने जवाब दिया, मेरी आका, अब यह मुमकिन नहीं। नाजो बोली, कोई तरकीब बताओ। जिन्न कहने लगा, एक तरकीब है। नाजो ने बेचैन लहजे में पूछ, लेकिन पहले यह तो बताओ कि तुमने कैसे पहचान लिया कि यह स्याह जिन्न ही असल जादूगर है? नीला जिन्न कहने लगा, इसीलिए कि मुझे मालूम है कि इस जादूगर की खोई हुई ताकतें उसी वक्त बहाल हो सकती हैं जब कोई औरत अपने गले में खंजर चलाए और जादूगर इसके गले से मुंह लगाकर उसका खून पी जाए। जब स्याह जिन्न यह शर्त लगाई तो मैं समझ गया काले जिन्न के रूप में खुद जादूगर मौजूद है। वह इसी तरह तुम्हें भी हलाक करना चाहता था और अपनी खोई हुई ताकत बहाल करके मुझे भी हलाक कर देता। नाजो ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म बेहद हल्का फुल्का हो गया। काफी देर बाद जब उसे अपने कदमों तले एक बार सख्त जमीन का एहसास हुआ तो उसने अपनी आंखें खोल दीं और दूसरे लम्हे वह यह देखकर हैरान रह गई कि वह मुल्क शाम के शाही महल के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में जादूगर का सर था। उसने उसे फौरन ही बादशाह के सामने पेश कर दिया गया। जब बादशाह को मालूम हुआ कि नाजो कामयाब वापस आई है तो वह खुश हो गया। उसने शहजादा जानदार को बुलाया जो अभी तक बच्चे के रूप में था। नाजो ने हाथ में पकड़े हुए जादूगर के कटे हुए सर से टपकता हुआ खून जैसे ही शहजादा जानदार के सर पर डाला, वह फौरन ही अपने असल रूप में वापस आ गया। बादशाह शहजादे जानदार को असली हालत में देखकर बहुत खुश हुआ और उसने फौरन ही दरबार में बुला करके वहां पूरे दरबार के सामने नाजो को अपनी बेटी बना लिया और उसके सर पर शहजादियों वाला ताज भी रख दिया। इस तरह नाजो की हसरत पूरी हो गई और वह असल में शहजादी बन गई। फिर उसकी शादी शहजादे जानदार से कर दी गई। इस तरह इसकी हसरत भी पूरी हो गई कि उसकी शादी किसी शहजादे से हो। कई रोज तक जश्न मनाया जाता रहा। शहजादा जानदार भी खुश था कि उसकी शादी एक बहादुर, अक्लमंद और दिलेर लड़की से हो गई। फिर मुल्क शाम के बादशाह ने नाजो शहजादी के कहने पर उसके तमाम भाइयों और उनकी बीवियों को बुला लिया और जब इन सबको मालूम हुआ कि नाजो असल में शहजादी बन गई है और उसकी शादी भी शहजादे से हो गई है तो वह बहुत हैरान भी हुए और बहुत खुश भी हुए। शादी का जश्न कई रोज तक मनाया जाता रहा। बादशाह ने तख्तो ताज भी शहजादा जानदार के हवाले कर दिया। इस तरह शहजादा जानदार बादशाह बन गया और नकली शहजादी नाजो न सिर्फ असली शहजादी बन गई बल्कि मुल्क शाम की मल्लिका भी बन गई थी। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से करें। आप लोग किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, या किस मुल्क से इस वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपना और अपने मुल्क या शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो को कहां-कहां पसंद किया जाता है।